आज का टॉपिक जो है वो मैं बेसिकली साइकेट्रिस्ट का टॉपिक है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का टॉपिक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जो होते हैं वो लोग इस टॉपिक के साथ उनका डे टू डे उनका इनकाउंटर होता है। हमारे इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं। तकरीबन मैं आज जो डिस्कस करूँगा वो एंग्जाइटी के बारे में बताऊँगा। एंक्शसनेस, अचानक बेचैनी जैसा हो जाना, कुछ सडन फीलिंग जब स्टार्ट हो जाती है, फियर की, कोई डर की, कोई थ्रेट जैसे महसूस होना, यानी पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो ज़्यादा फेयरफुल और डिस्कम्फर्ट इंसान फील कर लेता है अचानक। तकरीबन 3 से 4% लोगों में ये एंग्जाइटी अटैक्स कॉमन होते हैं, और ख़ासकर यंग एज में जो अपना कुछ प्रोफेशन के लिए गेन करना चाहते हैं। बहुत सारे रिलेटेड काजेज़ हैं इसके एंग्जाइटी की। और अचानक ऐसा फील करना कि कंट्रोल नहीं रहना अपने आप पर, कि लगता है कि हाँ बिल्कुल फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डेंजर लगता है। हालांकि फ़िज़िकली कोई डेंजर है नहीं, साइकोलॉजिकली उनको थॉट प्रोसेस की वजह से वो फील होता है कि हाँ समथिंग इज़ हैपनिंग। और कई दफ़ा जो एंग्जाइटी के टाइम पे लोग रोना स्टार्ट करते हैं, और इतना रोते हैं कि हाँ बिल्कुल, और अटेंशन सीकिंग जो हिस्टेरिकल कन्वर्शन रिएक्शंस डेवलप हो जाती हैं, खासकर यंग फीमेल्स में या यंग मेल्स में कुछ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, दिमाग के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम एमेग्डला बोलते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, और जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमेग्डला और थैलेमस और हिप्पोकैम्पस। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व है बिहेवियरल के साथ, आपका इमोशंस के साथ, खासकर एमेग्डला जो है इमोशंस के साथ। फेयर, डर, खौफ, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस होती हैं, ये इसी का काम होता है, एमेग्डला का काम होता है रिस्पांस देना। चूँकि एमेग्डला एक मेजर प्रोसेसिंग सेंटर है जो इमोशंस और फेयर के साथ डील करता है। क्या होता है कि एक फॉल्स बिलीफ जैसा अपने बारे में किसी को महसूस हो जाता है, डर हो जाता है कि कभी ऐसा लोगों में महसूस होता है कि हाँ सडनली हार्ट अटैक होने वाला है, या चेस्ट पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल हार्ट का पेन है, या कहीं सुना है भाई हार्ट का पेन लेफ़्ट साइड पे रेडिएट करता है, आर्म्स में जाता है, नेक में जाता है, जॉ में जा सकता है। तो सिमिलरली उनको लगता है हाँ अचानक कुछ सोच विचार के करते करते फॉल्स बिलीफ है ना, गलत फहमी में उनको हो जाता है, और वो जाते हैं हॉस्पिटल में, दौड़ते हैं, पहुंचते हैं। डॉक्टर्स भी अब काशिश रहना पड़ता है, बोलते हैं सेफ़ मेडिसिन्स या सेफ्टी मेडिसिन्स का पड़ता है, प्ले सेफ करना पड़ता है, ताकि वो ये करे कि ऐसा ना हकीकत में वाकई कार्डिक अटैक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, वो ईसीजी भी कराएंगे, वो आपका ट्रॉप्टी भी हो जाएगा, आपका कार्डिक एंजाइम्स भी करेंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल निकलेंगे। एट एंड निकलेगा भाई नहीं ये सब साइकोलॉजिकल था या पैनिक अटैक था। सो पैनिक अटैक में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो जाती हैं जिनको हम कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज़ हो जाती हैं सडनली, और उसके बाद एड्रेनलिन जो है, इनमें क्या होता है टेकिकार्डिया, ब्लड प्रेशर, और ख़ासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाना, और फास्ट ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाना। और कई दफ़ा लोग जब चलाते हैं तो देखने वाला कोई ये महसूस होता है कि वाकई सीवियर कोई अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम होती है। ये जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एड्रेनलिन वगैरह जो मैंने बताया, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो मैंने बताया हार्ट रेट तेज़ होना या ब्लड प्रेशर वगैरह, मसल्स कंट्रैक्ट कर लेना, और आदमी जो हाइपर वेंटिलेट करना, बहुत तेज़ सांस लेना स्टार्ट कर लेता है। इस तरीके से जो एंग्जाइटी है, थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी हर एक को होनी चाहिए। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी नहीं होगी तो आप ड्यूटी के लिए, ऑफिस के लिए टाइम से तैयार नहीं हो जाएंगे, आप टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। थोड़ा सा एंग्जाइटी होना चाहिए। हाँ एंग्जाइटी रखना है को आपको कुकिंग करनी है, आपको खाना पकाना है, आपको फैमिली का केयर करना है। अगर आप वो भी एंग्जाइटी में आते, अगर आपको एंग्जाइटी नहीं होगी तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाओगे। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर, इसको एंग्जाइटी को, हेल्थ को मेंटेन करना है, लेकिन इतना नहीं कि कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। अलबत्ता एंग्जाइटीज़ के बहुत सारे कुछ रीजंस हैं, खासकर सेपरेशन एंग्जाइटी। घर से अगर कहीं कोई चला जाता है, दूर दराज चला जाता है, उनको ये एहसास रहता है पता नहीं वो किस तरीके से वहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या टाइम पे पैसा मिलेगा, क्या उनको अपना एक्सपेंसेस करना आएगा। सो अननेसेसरी थाट्स वगैरह,
सो उस बारे में जब उसको ऐसा करना पड़ता है तो डेफिनेटली माइंड पे जब जो मतलब है बियॉन्ड लिमिट्स जब हो जाती हैं चीज़ें, तो उस टाइम एंग्जाइटी अटैक्स किसी को भी हो सकता है और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर इंसान का हो सकता है। चूँकि एक वास्ट टॉपिक है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह जो हैं या फोबिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ लोग पब्लिक में स्पीच नहीं दे सकते हैं, उनको फेयर हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, पेल्पिटेशन हो जाती हैं। कोई लोग ऐसे किसी की तरफ अगर स्टेयर करेंगे उनसे भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया फेयर ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, तो किस तरीके से हम एंग्जाइटी को ट्रीट करेंगे। आल्दो मैंने बताया एंग्जाइटी भी एक वास्ट टॉपिक है, ये साइकियाट्रिस्ट का डीलिंग है इसके साथ, लेकिन मैं आपको कुछ ब्रीफ करते हुए ये बताना चाहूँगा कि एंग्जाइटी जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक पहली चीज़ है अवॉइड अननेसेसरी थिंकिंग, फजूल में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों से मिलना चाहिए, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए माइनर इश्यूज़ पे भी, और कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ उठना बैठना रखना है। डू वन थिंग एट ए टाइम, एक वक्त में एक ही चीज़ करो। मान लो मैं आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ऊपर से लिखना स्टार्ट करूँ, वो करूँगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी अननेसेसरली। और ऐसा है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, ताकि आपका स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा, ताकि एंग्जाइटी में आपका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। वो जो चीज़ें ढूंढनी है जिनसे टैपर करना है, जिससे आपको एंग्जाइटी कम हो जाती है। खासकर आपको लेप्टन चाय या कॉफ़ी वगैरह जो है वो कम लेना चाहिए, जो टैकिकार्डिया, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वगैरह होते हैं। स्मोकिंग जो है एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और लर्न टू लाफ, हंसते खेलने की कोशिश करनी चाहिए। दोबारा मैं बताऊंगा, थोड़ी सी स्ट्रेस या थोड़ी एंग्जाइटी जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है, बट जब इसको बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाएगा तो वो क्वेश्चनेबल होता है, वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सो अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना बहुत अहम चीज़ है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है एक्सेसिव वरी होना, यानी कि एवरीडे इश्यूज जो हैं या सिचुएशंस पे अक्सर तौर पे जो एंग्जाइटी है तकरीबन 1 महीने से 6 महीने तक रह सकती है। उसके बाद ये क्रॉनिक एंग्जाइटी स्टेटस में जाएगा, आदमी हमेशा एजिटेटेड होगा, ट्रबल कंसंट्रेटिंग होगा, इरिटेबिलिटी रहती होगी, मसल टेंशन वगैरह रहती है, और ट्रबल स्लीपिंग होती है। ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कुछ सिम्टम्स होते हैं। और जो लोगों को जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है वो सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज में या कहीं उनको ट्रामाटिक या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और रिसेंट ट्रामा किसी को हो जाता है, या कहीं घरों में कोई प्रोलॉन्ग तरीके से कोई बीमार वगैरह होते हैं, उनसे भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वगैरह इंक्रीज रिस्क हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कि ये ट्रीटेबल है। हमारे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इसका अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करके ट्रीट करते हैं। इसमें बिहेवियरल थेरेपी के रोल है, साइकोलॉजिस्ट का रोल है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है। मैंने बता दिया कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का प्रेवलेंस है तकरीबन 3 से 5% तक होता है। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का प्रेवलेंस तकरीबन है सोसाइटी में 3 से 5% होता है। तो इसमें जो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग वगैरह जो करना है घरों में, फैमिलीज़ में, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आई एम श्योर कि आपको एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जो बनी होगी। मैंने जो बताया कि ब्रेन के साथ इसका जो लिंक्स हैं, डोपामीन जो है, सेरोटोनिन है, या एंडोर्फिन्स हैं, या ऑक्सीटोसिन है, कोई बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। इस तरीके से एंडोर्फिन या डोपामीन हैप्पी हार्मोन्स वगैरह हैं, वो इनको एक्सेस होना चाहिए। सिंपल लाइफस्टाइल चेंज होती है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन कभी करना पड़ता है, और कभी कभी अपने मूड को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर ट्रीटेबल है। आई एम श्योर आपको मेरे इन बातों से कुछ मालूमात मिली होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।